अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 92 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी। कल हमने कडिंग किया था जी। हमने रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या याद किया था? अगर सर्टन सर्कमस्टांसेस हों तो डिमांड यूजेज इनटू लीड टाइम, और अगर अनसर्टन हो सर्कमस्टांसेस तो फिर अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करना तो मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है तो फिर एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक कर दो। और मिनिमम स्टॉक का भी यहीं से ही फॉर्मूला निकलता है, इसी को रीअरेंज कर लें। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। और मैक्सिमम इन्वेंट्री, किसी वक्त आपके पास मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री हो सकती है, तो रीऑर्डर लेवल में से मिनिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम माइनस कर दें और ऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर दें जो नया ऑर्डर आना है उसी को। तो ये हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे। फिर हमने अगली लड़ाई शुरू कर दी थी कि रीऑर्डर लेवल क्या हो और सेफ्टी स्टॉक हो या ना हो तो कितना हो, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने फिर ये एक बेसिकली तो मसला ये आया था कि अगर आप सेफ्टी स्टॉक को ज़्यादा करते हैं तो ठीक है, स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, लेकिन उसको होल्ड करने की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर आप सेफ्टी स्टॉक को कम करते हैं कि जी होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, उसको होल्ड करने की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर स्टॉक आउट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कोई ऐसा ऑप्टिमल लेवल ढूंढना होता है जिसके ऊपर आपकी ये कॉस्ट मिनिमम हो जाएं, यानी सेफ्टी स्टॉक रखने की कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट होने की कॉस्ट, ये जहाँ पर मिनिमम होंगी उस लेवल को हम कहेंगे कि जी ये हमारा ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक है, और रीऑर्डर वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि टोटल कॉस्ट जिसके अंदर एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक आना है और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक आना है। तो इसका अलग से फार्मूला फिर हमने निकाल लिए थे, फिर फार्मूलाज लिख लिए थे कि रीऑर्डर यानी सेफ्टी स्टॉक को आपने जो यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, और एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकाल लेने हैं। अब ये हर ऑर्डर के ऊपर स्टॉक आउट का डर होता है, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसको मैंने कहा था कि इन्हीं फार्मूलाज को हम इस टेबल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने एक टेबल बना लिया था जिसके अंदर हमने यही काम किया था। यहाँ पर हमने एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट स्टॉक सेफ्टी स्टॉक की ली थी। वो कैसे ली थी? हमने यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक निकाला था, उसका फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम कर लिया था। सेफ्टी स्टॉक आ गया, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एम से मल्टीप्लाई किया, और हमारी एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट आ गई थी सेफ्टी स्टॉक। फिर एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालना थोड़ा सा मसले वाला काम था, एक वर्किंग में किया था। जितने यूनिट्स निकल आए थे स्टॉक आउट के एवरेज यूनिट्स, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ जो दौरान साल हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने, क्योंकि हर ऑर्डर पे स्टॉक आउट का खौफ आना है, और स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकल आई थी। जिस लेवल पे ये दोनों कॉस्ट मिलकर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो वो हमारा ऑप्टिमल लेवल है सेफ्टी स्टॉक का, और वही हमारा रीऑर्डर लेवल है। इस पर हमारी मिनिमम कॉस्ट होंगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, सही हो गया। तो फिर आपकी फरमाइश के मुताबिक आपको मैंने एक 22वां सवाल करवा दिया था। इसमें कोई मसला है तो बताएं, जाते जाते ज़रा तेज़ी में हुआ था। ये सवाल की पिक्चर भी मैंने वैसे ले ली थी उनसे। अब ये वाली है, ज़रा देख लें। खुल जा सिम सिम, यस, तो बंद हो जा सिम सिम। किधर गया? हाँ, किधर गया? अच्छा जी, अब अच्छा वो पहले इधर चला गया। लें जी, ये आपका सवाल था। इस सवाल में अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, आपको इजाज़त है जी। वही काम किया था जो आपके साथ बात की थी। अच्छा, अब कोशिश मेरी यही होगी कि हम यहाँ पर भी सारे सवाल इसी फॉर्मेट पे करें। इवन रॉयल एंटरप्राइजेज वाला जो सवाल है
वो इस फॉर्मेट पे करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब देखो ना, हर सवाल को मुख्तलिफ से करना तो अलग एक मुसीबत है। तो इस टॉपिक में बच्चों को ये मुसीबत खाम खा लगती है। तो हर दफ़ा रॉयल एंटरप्राइज जैसा सवाल नहीं आता, तो ज़रा मुश्किल सवाल था, ठीक है। तो ये सवाल आप सामने है, 2 दफ़ा आ चुका है, अल्लाह करेगा ऐसे ही आपका भी को आ जाएगा, आप भी उसमें हाथ पाँव मार लेंगे, ठीक है। चले, अब आपको मैंने 21वां सवाल होमवर्क में दिया था, इसका सोल्यूशन है, कराना पड़ेगा, फिर शुरू करते हैं। फिर सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल। जब जाहिर सी बात है जिस पे कॉस्ट कम होंगी, दोनों कॉस्ट, ठीक है, रीऑर्डर लेवल के ऊपर होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की और स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है, ये जहाँ पर मिनिमम होंगी वो हमारे लिए बेस्ट है। तो एक और सवाल इस तरह का कर लेते हैं, चलें, कल जैसा सवाल कर लेंगे, ज़रा हाथ भी सीधा हो जाएगा। ओके, नाइजीरिया लिमिटेड is involved in trading of various consumer goods. It purchases one of its products, silver, from a local supplier in batches of 3000 kgs using EOQ model, ठीक है, यानी कि वो एक बार में कितने मंगवाते हैं, 3000 kgs, ठीक है। यानी जब आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने होंगे तो EOQ मौजूद है, ये EOQ मौजूद है, निकला हुआ है, ठीक है। कैसे वो ऑर्डर करते हैं, कैसे वो मंगवाते हैं, 3000 kg का एक बैच मंगवाते हैं, और ये क्या है, ये EOQ वाला है, ठीक है। बहरहाल EOQ नहीं भी है, ऑर्डर क्वांटिटी तो है, वैसे उस कह रहा है EOQ है, बहरहाल ये ऑर्डर क्वांटिटी हमारी होती है। हम एक दफ़ा में कितने kg मंगवाते हैं, 3000। आज आखिरी लेक्चर है, डिसीजन मेकिंग जा रहा है, दुख महसूस हो रहा होगा, है, जुदाई, इतना पुराना दोस्त, 45 साल से हमारा दोस्त था, है, तो कितने दिन हो गए आज, गिनती करके बताओ टोटल, रेलेवेंट कॉस्टिंग से लेके आज तक, आज वाला लेक्चर रेलेवेंट कॉस्टिंग का पहला लेक्चर, चेक करो जल्दी से, मुझे गिनती करके बताओ कितने लेक्चर्स हो गए, जल्दी गिनती करो, जल्दी करो, जल्दी। कोई कर रहा है गिनती, कोई नहीं कर रहा, चलो मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, 50th है यार, देखो ना, अब टारगेट से ऊपर चले गए। 45 लेक्चर सोचे थे ना, अब ये 5 लेक्चर कहाँ से पूरे करेंगे, जाहिर है अब आपको मैंने एक्स्ट्रा बाद में लेट ले लेना पड़ा। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह खैर करे, ठीक है। असल में आपको ये नहीं पता कि बीच में लेबर कॉस्टिंग भी हुआ था, तो उसके जितने लेक्चर्स हैं वो निकाल दें तो शायद एक आध लेक्चर हम ऊपर हुए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन टारगेट ही हैं। लेबर कॉस्टिंग विचों काट दो, रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद शायद ईद आ गई थी, ऐसा ही है, कुछ ऐसा हुआ था, हमने बीच में ही लेबर कॉस्टिंग किया, जो कि नहीं करना था बीच में, वो अब बाद में करना होता है, ठीक है। तो उसके दिन निकाल दें तो एक आध दिन तो माफ़ी दे ही सकते हैं आप, इतना तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, ऊपर हो ही जाता है, नीचे तो कभी नहीं हुआ कोई टॉपिक। एनीवेज 3000 kgs EOQ के हिसाब से वो मंगवाते हैं। NL रिसीव्स द डिलीवरी इन 2 वीक्स। नाउ व्हाट इज दिस 2 वीक्स? लीड टाइम, लीड टाइम, ठीक है। बिलो आर द डिटेल्स रिलेटेड टू सिल्वर्स डिमांड। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 kgs होगी, 35% चांस है। 1500 kgs होगी, इसका 45% चांस है, और 2000 kgs होगी इसका। अब ये डिमांड है, एवरेज डिमांड निकाल लेंगे, ठीक है, कि डिमांड हमारी जो है वो हम मतलब क्या करें, देखते हैं आगे चलें। एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम के हिसाब से रीऑर्डर लेवल रखें या 1600 kg रीऑर्डर लेवल रखें। ये रीऑर्डर लेवल है, ये EOQ नहीं है कि कल से यही बात कर रहा हूं। EOQ क्या है, इतना मंगवाते हैं इकट्ठा, किस वक्त मंगवाते हैं, जब कड़िंग होता है। वो कड़िंग क्या है, वो कड़िंग 1600 kgs रख लें, या वो कड़िंग समझ आ रही है ना, कड़िंग वो जिस पर अलार्म बज जाता है, भाईजन मंगवा लो, आते आते टाइम भी लगेगा, ये ना हो स्टॉक आउट हो जाओ, ठीक है। तो एवरेज यूजेज अभी हमारे पास नहीं है, वो कहता है या तो एवरेज यूजेज लीड टाइम रीऑर्डर लेवल रख लो। वो क्या बनेगी, यहीं पे 10 नहीं निकाला होगा आपने, 1000 × 35 जमा 1500 × 45 जमा 2000 × 20 कितना आता है, 1425 kgs का आप रीऑर्डर लेवल रख लो या 1600 kgs का रख लो, ये दो ही ऑप्शन उसने कहे हैं। तो हम कल 3 थे, आज 2 हो गए, ठीक है, 2 पे कर लेते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट सिल्वर की 25 पर kg है, सीधा सा दे रहा है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 10 पर kg। ये क्या है, ये क्या है कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। और ये क्या है, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एनुअल और पर kg, ठीक है। तो मैं पर यूनिट पर एनम ही लिख लेता हूं उसको, ठीक है। NPL ऑपरेट्स अ वीक ऑफ 48 फॉर 48 वीक्स फॉर अ ईयर। वैसे तो 52 वीक्स होते हैं ना, लेकिन अगर आपने कोई एनुअल रिक्वायरमेंट निकालनी हो, वैसे कैसे निकलेगी एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट क्या होगी, बोले जी, कैसे निकालेंगे, 48/2, 48 तो वीक्स वो काम करते हैं,
अभी एवरेज यूजेज जो है वो 1-2 वीक्स की निकल रही है, यानी अभी आपने जो 1425 बोला, 1425 था, ये 1425 क्या है, ये 2 वीक्स का यूजेज है, ऐसे ही है। ड्यूरिंग लीड टाइम क्या है, 2 वीक्स, तो मतलब पर वीक कितना आ गया, 712.5। इसको करोगे 48 से मल्टीप्लाई तो आपकी एपीआर निकलेगी, कितनी आती है, 34,200 केजीज आपकी क्या है, एनुअल परचेज रिक्वायर्ड। बात समझ आई है? चलो अभी देख लेंगे, सवाल करते हैं। ओके चलें अब आगे, कहानी खत्म हो गई है तो सवाल अपना शुरू करते हैं अब, बल्कि जवाब शुरू करते हैं, सवाल तो खत्म हो गया। कल की तरह से फॉर्मेट बनाता हूं मैं। ओके, मसला आया था ना तुम्हें, नहीं आएगा इंशाल्लाह मसला इसमें। अच्छा, और सवाल मुझे लग रहा है पता नहीं शायद इसमें आ ही ना जाए तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 1, नाइजीरिया। तो 2 रीऑर्डर लेवल वो कह रहा है कि बताओ कौन से वाला इसमें से बेहतर है। तो सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल्स 2 हैं। कौन कौन से जी? एवरेज डिमांड तो निकालनी पड़ेगी, तो वर्किंग वन सबसे पहले उधर ही चले जाते हैं, ठीक है। तो वर्किंग वन एवरेज डिमांड या एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, जो भी आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है। ये जरा फटाफट यहाँ पे निकाल लें जी। 1000 इंटू 35% प्लस 1500 इंटू 45% प्लस 2000 इंटू 20% एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। अगर ये 2 होते, परसेंटेज ना होती तो मैक्सिमम मिनिमम होता तो हम प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते, एवरेज निकाल लेते, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटीज दे दी हैं तो इस वजह से अब हम इसको परसेंटेज एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं सारी प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? तो पहला कॉलम बन गया आपका 1425 केजीज, ठीक है। ये वर्किंग वन में आपने निकाला कि ये रीऑर्डर रख लें, या दूसरा उसने खुद बताया 1600 केजीज। तो अब ऐसे तो चलो आ गई, मैं तो बत्तियां बुलवान लगा सी तुहाडे कोलों मोबाइलों दी, ठीक है। तो 1400 ये जरा कैसे निकला जरा जल्दी से बताएं। 1000 इंटू 35% प्लस 1500 इंटू 45% प्लस 2000 इंटू 20% इज इक्वल टू 1425 केजीज, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या है जी, एक्सपेक्टेड यूजेज ड्यूरिंग, एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एक्सपेक्टेड एवरेज जो भी कह लें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि या तो आप ये 1425 केजीज का रीऑर्डर लेवल रख लें, ये वर्किंग नंबर 1 से निकल आया, या फिर 1600 केजीज रख लें, ठीक है जी। 45 है, अच्छा नहीं तो वो तो पूरा ही नहीं होगा फिर 30 नहीं, कौन कौन सा गलत हुआ है? ये 0.35 है ना, फिर 0.35 प्लस नहीं, वो फिर बाद में तो मैच ही नहीं ना होना, प्लस 45, ठीक है, ठीक है। आंसर तो बराबर कर लिया था आपने, आपका क्या करूं मैं जी। ये 2 रीऑर्डर लेवल, ठीक है। अब क्या निकालें जी, पहले एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, उस सेफ्टी स्टॉक की चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, सेफ्टी स्टॉक चाहिए। पहले क्या चाहिए जी, सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल क्या है जी, ये ऊपर लिखा तो हुआ है 1425 और 1600, लेस कर दें इसमें से एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। वर्किंग वन में आपने निकाली है 1425, दोनों जगह पर यही होगी। तो अगर आप 1425 का रीऑर्डर लेवल रखें तो आपका कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, जितना यूजेज है उतना ही आप रीऑर्डर लेवल रखा हुआ है ना। तो आपने जब रीऑर्डर करना है 1425 और एवरेज यूजेज 1425 है, तो जब सारा यूज हो जाना तो कोई सेफ्टी स्टॉक इसका मतलब आप नहीं रख रहे। जबकि अगर आपने 1600 केजीज का ऑर्डर लेवल रखा, रीऑर्डर लेवल, तो आप कितना सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, 175 केजीज का सेफ्टी स्टॉक रख, ठीक है। अच्छा अब ये सेफ्टी स्टॉक आ गया। अब
एक और चीज़ चाहिए जो कि सवाल में बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है, वो क्या है जी? हाँ, अगले सवालों में यही परेशान करने लग जाएगी फिर। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है जी? 25। तो मल्टीप्लाई कर दें इसको वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, वो है जनाब रुपीज़ के अंदर है 25 और 25 जी, ये 0 हो गया और ये 4375, ठीक है जी। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो आपको लग रहा है कि जी बेहतरीन है अपना ये वाला लेवल, क्योंकि कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर स्टॉक आउट का तो खतरा है। तो दूसरी कॉस्ट हमने क्या निकाला है अभी? ये हमने निकाला जी एनुअल, ऊपर मैंने हेडिंग ना दी, इधर दे रहा हूँ, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ठीक है जी। इसको मैंने ए कह दिया हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? स्टॉक आउट कॉस्ट भी एनुअल चाहिए। तो पहले मुझे चाहिए इसके लिए एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। स्टॉक आउट यूनिट्स चलो एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। इसके लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी अच्छी खासी तफसीली। उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बजाय मैंने लिखा था एनुअल ऑर्डर्स, ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा और अच्छा याद रह जाता है कि सारे साल में कितने ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स से फिर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो एनुअल ऑर्डर्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्स, चलो एक ही बात है, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें आपको चाहिए एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट और उसको आपने डिवाइड करना है ऑर्डर क्वांटिटी से। तो एपीआर आपके पास नहीं है, इसके लिए वर्किंग इसको 3 में करेंगे यार, वर्किंग 2 इसके लिए कर लेते हैं और डिवाइड कर देंगे इसको ऑर्डर क्वांटिटी से जो सवाल में गिवन है, कितनी? 3000। ओके, तो ठीक है, जब स्टॉक आउट यूनिट्स निकल आएंगे तो देखेंगे। फिलहाल तो मुझे जो चीज़ चाहिए वो है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। कोशिश करें, मैंने वैसे ज़बानी बोला है, घर पे भी आपने निकाली होगी। नहीं सवाल किया तुमने? ये अहमद हो गया था जी। लीड टाइम 2 वीक्स है, लिखा हुआ है, देख लें बेटा, 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट। ये कहता है एनएल रिसीव्स डिलीवरी इन 2 वीक्स ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, मतलब लीड टाइम इज 2 वीक्स। फिर ये जब 2 वीक्स में लीड टाइम 2 वीक्स है तो ये क्या लिखा हुआ है? डिमांड ड्यूरिंग 2 वीक्स, ठीक है। तो जो हमने यहाँ से एवरेज डिमांड निकाली है वो एवरेज डिमांड कितने वीक्स की है? 2 वीक्स की, ठीक है। अब अगर 48 वीक्स सारा साल काम करना है तो 48 वीक्स की कितनी डिमांड होगी? एवरेज ही लेंगे ना, तो ये असल में 2 वीक्स। अगर यहाँ पे होता ना 1 वीक, यहाँ पे होता 1 वीक, तो जो निकलता उसको 48 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 वीक्स लीड टाइम है और 2 वीक्स के दौरान यूजेज ये रहना है। हमने उसका एवरेज करके निकाल लिया कि 2 वीक्स में एवरेज यूजेज होती है 1425। तो पर वीक कितनी होती है? वो 1425 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये पर वीक यूजेज आ गई। और टोटल कितने वीक्स हमने काम करना है पूरे साल में? 48 वीक। तो आपने उस पर वीक वाली फिगर को 48 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे साल की आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आकर लिखा जी 1425 kgs, ये 2 वीक्स का है, डिवाइड किया आपने इसको 2 वीक्स के साथ, तो क्या आंसर आता है जी? मुझे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो लिखो, 712.5 kgs पर वीक। ये मैंने यूजेज निकाली है, एवरेज यूजेज। 1 वीक की रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी एवरेज यूजेज के हिसाब से? 712.5 किलो। और मुझे पूरे साल में कितने वीक्स काम करना है? तो इसलिए मुझे टोटल कितने रिक्वायर्ड है? 34200 kgs। ये समझ नहीं आई? समझ आ गई? नो किसने बोला? अच्छा, तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट कहाँ है? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे थे, वो गिवन नहीं थे। तो ऑर्डर क्वांटिटी 3000 है, ये लिखा हुआ है कि इट परचेजेज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट सिल्वर फ्रॉम अ लोकल सप्लायर इन बैचेस ऑफ 3000 kgs यूजिंग EOQ मॉडल। यानी ऑर्डर क्वांटिटी क्या है?
3000 केजीज जो कि EOQ है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो ये OQ गिवन है, बल्कि EOQ गिवन है। तो हम कितना मंगवाते हैं एक बार में? 3000। अगर 3000 एक बार में मंगवाते हैं और पूरे साल में हमें चाहिए 34,200 किलो, तो कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? तो 3000 तो क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी है बेटा। APR को डिवाइड करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी से, मिक्स हो रही है चीज़ें। सवाल करो घर पे, प्लीज़ करो, इस वक्त मौका है ये, ठीक है? हिम्मत करो, हिम्मत। तो APR कितना है जी? 34,200 केजीज, ठीक है जी। वर्किंग 2 में आपने ये निकाला है, ठीक है बेटा। और ये एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट निकली कैसे है, इसको समझें। उसने कहा था कि 48 वीक हम पूरे साल में काम करते हैं। मैंने कहा अगर पर वीक मुझे यूजेज मिल जाए ना, कि पर वीक मेरी कितनी डिमांड है, तो उसको 48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पूरे साल की डिमांड आ जाएगी। एनुअल डिमांड, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, जो मर्जी कह लें। तो मुझे जब एवरेज यूजेज प्रोबेबिलिटी से निकाल कर फिगर मिली 1425 केजीज की, तो ये पर 2 वीक्स की यूजेज क्या है? पर 2 वीक्स। तो अगर आपने इसको इस तरह से करना है तो 48 को डिवाइड बाय 2 करें, कितना आता है? 24। तो आप उस 1425 को 24 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लोग DA खान से भी पहुंच गए क्लासें लेने, ठीक है? तो खड़े रहना थोड़ी देर, ठीक है? अम्मा के हाथ के पराठे खा के आ गए हो, थोड़ा सा तुम्हारा वर्जिश तो कराएं। 3 छुट्टियां करके आया, हफ्ते को भी छुट्टी की नहीं, हफ्ते को नहीं की थी, जुम्मे को छुट्टी की, जुम्मे को की थी, जुम्मे को की थी ना। 2 छुट्टियां की, कौन कौन सी? चलो बैठो। अच्छा, कल वाला लेक्चर लिया हुआ है, जुम्मे वाला? फिर बैठे रहो। अच्छा, तो कल वाला लेक्चर ये तो समझ आया है? हैवी काम चल रहा है आजकल, है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। हालांकि सबसे आसान टॉपिक था, लेकिन उसमें थोड़ा सा, हाँ भाई, एवरेज परचेज, एवरेज यूजेज 1425 किलो है, लेकिन ये 2 वीक्स की यूजेज है। तो मैंने इसको पर वीक में कन्वर्ट कर लिया ताकि आपको आसानी समझ आए। पर वीक मुझे 712.5 किलो चाहिए। अगर पूरे साल में 48 वीक्स काम करना है तो टोटल मुझे 34,200 केजीज पूरे साल के लिए रिक्वायर्ड हैं, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। अब ये तो मुझे पूरे साल में रिक्वायर्ड है, मैं कितनी क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करता हूं? और ये रीऑर्डर लेवल है, कंफ्यूज मत करो, मैं कल से ये खप रहा हूं, ये रीऑर्डर लेवल कड़िंग है। कड़िंग ने ऑर्डर प्लेस करो, उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तो 3000 केजीज इकट्ठे आएंगे, फिर यूज होते होते कड़िंग होगा। तो कड़िंग के वक्त आपने नए ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि कड़िंग से लेकर ऑर्डर के वापस आने तक, ऑर्डर प्लेस करने से आने तक यूजेज तो चलता रहना है, स्टॉक आउट ना हो जाए, काम तो चलते रहना है। तो रीऑर्डर लेवल को आप पता नहीं क्यों, मुझे लगता है आप रीऑर्डर लेवल को कंफ्यूज कर रहे हैं ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। ऑर्डर क्वांटिटी मींस एक बार में कितना मंगवाते हैं। रीऑर्डर लेवल जब हमारे स्टॉक में इस लेवल पे हमारी जो यूनिट्स पहुंचते हैं तो हम नए ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो डिफरेंट चीजें हैं यार, समझे हो? अच्छा, यहां तक कोई मसला? चलें आगे। किसी एक की शक्ल भी ऐसी बनी हो ना हजरत की तरह से, तो बंदा समझता है कि सारी क्लास को समझ नहीं आ रही, लेकिन उसकी वजह से बाकियों को भी आ जाती है समझ। तो कोई नहीं, खैर है, समझ आ रही है। चलें आगे। नहीं जी, कितने ऑर्डर्स हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 34,200 डिवाइड बाय 3000, 11.4 ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं वैसे हम, तो फिर 12 कर लें इसको, ठीक है? चलें नेक्स्ट। चलो 11.4 ही रहने दो यार, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? 12 भी कर लोगे तो दोनों तरफ ही 12 करोगे ना, ठीक है? 12, फिर आप बाद में कहना ये 12 कहाँ से आया है, ये 11 करना चाहिए था। 11 में इसलिए नहीं करने में करने के हक में, अगर हमने 11 ऑर्डर्स प्लेस किए तो हमारी तो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। तो या तो फिर ज्यादा मंगवा लो, थोड़ा सा 12 कर लो, दोनों तरफ ही मामला, तो फिर 11.4 ही रहने दो, ठीक है? ओके, अच्छा ले जी। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ, नहीं 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 नहीं, एक और चीज भी मेरे पास मौजूद है, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट पर केजी। ये केजीज में है ना डिमांड, तो ये भी मेरे गिवन है, तो इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट मैं लिख रहा हूं, हालांकि है पर केजी, कितना? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। आगे जाओ तो कांधे जाओ, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। यहां से मेरे पास आ जाएगा स्टॉक आउट कॉस्ट एनुअल, और फिर मैं इन दोनों को कर दूंगा टोटल, इन दोनों का टोटल करूंगा तो मेरे पास A प्लस बी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जिस लेवल पे वो कम होगी वो लेवल मेरा रीऑर्डर लेवल होगा, और वो सेफ्टी स्टॉक मेरे लिए ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक होगा, ठीक है?
तो बुनियादी सवाल तो करना आ जाए, फिर कभी कभी रॉयल एंटरप्राइज जैसा सवाल भी आ जाता है, खैर है कोई बात नहीं, तो पर्चे में फिर और सवाल भी होते हैं, उसमें बस हाथ पांव मारने की आदत। तो इसीलिए कोशिश करूंगा कि हर सवाल को उसी तरह से करने की तरफ लेके जाऊं, ताकि कम से कम मुश्किल सवाल में तो ये पता तो हो कि ऐसे करके हम चलते थे, तो उस तरफ चल तो पड़े, कुछ तो लब जाए। एक वारी 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 हाँ नहीं, स्टॉक आउट कॉस्ट की बात बाद में। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि एक बार में कितना ऑर्डर मंगवाना है। हाँ, लेकिन ईओक्यू अज्यूम करता है कि हमारा सेफ्टी स्टॉक नहीं है, यहाँ पे तो सेफ्टी स्टॉक भी आ गया है ना। ईओक्यू अज्यूम करता है कि अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो फिर कौन सा ऑर्डर क्वांटिटी हो जिसमें ये कॉस्ट मिनिमम होंगी। तो ईओक्यू निकालते हो हम सेफ्टी स्टॉक को इग्नोर कर देते थे। तो 3000 की जो क्वांटिटी है उसमें सेफ्टी स्टॉक का जिक्र नहीं था। अब सेफ्टी स्टॉक का तो मसला आया हुआ है कि अगर हम ईओक्यू के हिसाब से मंगवाते हैं, ठीक है, और डिमांड, यूजेज, लीड टाइम तो चलो सेम है, यूजेज जो है वो अनसर्टन हो गई है। अगर अनसर्टन हो गई है तो मैं कैसे फिर वही वाला मंगवाऊं जितना मुझे रिक्वायर्ड है? मुझे तो डर पड़ जाना चाहिए ना। और फिर ईओक्यू इज समथिंग एल्स। मैं रीऑर्डर लेवल पढ़ा रहा हूं कि किस वक्त नया ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर तो 3000 केजीज का प्लेस करोगे, लेकिन कितना स्टॉक में पड़ा हो कि नया ऑर्डर प्लेस कर दो। 1400 पड़ा हो तो कर दें, या 1600 पड़ा हो तो कर दें। 1400 इसलिए नहीं रख सकते कि सर्टन नहीं है सिचुएशन। 1400 पे सेफ्टी स्टॉक ही कोई नहीं है, जो एवरेज यूजेज है वही आप उस वक्त पहुंचे। तो आप अगर तो सब कुछ सही सही रहा, एवरेज यूजेज के हिसाब से यूज हुआ, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो स्टॉक आउट नहीं हो गए। लेकिन खुदा ना खास्ता एवरेज मींस ज्यादा से ज्यादा कम से कम मिलाकर एवरेज दिया हुआ है। अगर ज्यादा यूज हो गया लीड टाइम में, तो कोई ऑर्डर नया आ गया तो, या लीड टाइम में थोड़ा सा और डिले हो गया तो स्टॉक आउट होने का डर पड़ गया ना। ये वो चीज हो रही है, समझ आई? हाँ भाई अहमद, नहीं 2 ऑर्डर पर वीक नहीं आते। किसने कहा 2 ऑर्डर पर वीक आते हैं? एनएल रिसीव्स डिलीवरी इन 2 वीक्स ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। जब भी वो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके 2 वीक्स में चीज, ये लीड टाइम में लिखा तो हुआ है। लीड टाइम का मतलब क्या है? ऑर्डर प्लेसमेंट से रिसीव होने तक का टाइम, ये वो है। तो 24 ऑर्डर आ जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर 24 ऑर्डर आएंगे तो इस 1425 को ही 24 से मल्टीप्लाई करके तुम निकाल लो, तुम्हें इससे क्या मसला जी। चलें आगे, ठीक है। अच्छा जी, अब रह क्या गया है? काम दी चीज हल रही है, वो क्या है? स्टॉक आउट के यूनिट्स निकालने हैं। अब स्टॉक आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, दोनों लेवल्स पे चेक कर लेते हैं। पहला लेवल कौन सा है जी? मेरे पास ये 1000, 1500 और 2000 आज ये कोई नहीं है, बल्कि उसने खुद बताया था। एक रीऑर्डर लेवल क्या है? एवरेज डिमांड, जो मैंने खुद निकाला 1425। तो मैं पहले रीऑर्डर लेवल ऑफ 1425 के ऊपर डिमांड, रीऑर्डर लेवल, स्टॉक आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस, और फिर एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें थी जी मेरे पास? मैं कहता हूँ जी डिमांड यानी यूजेज कितनी है, और उसके बाद रीऑर्डर लेवल मैंने क्या रखा हुआ है, उसके बाद स्टॉक आउट होगा या नहीं होगा। अगर स्टॉक आउट हो गया है तो उसकी क्या परसेंटेज है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, और उसके बाद फिर एवरेज स्टॉक आउट मेरे पास यूनिट्स। ये यूनिट्स में चलता है सारा, तो इसलिए मैंने यूनिट्स लिखा नहीं है, बस ये निकल आएंगे। अब अगर मैं रीऑर्डर लेवल रखता हूं ऑफ 1425 केजीज, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं जी? ऑप्शन ये है कि मेरे पास जो है, इसको नीचे लिख लें, वैसे दोनों के लिए चला रहा है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ 1400 रीऑर्डर लेवल ऑफ 1400। बिल्कुल कल की तरह से सवाल है ये वाला, तो अगले डिफरेंट होने हैं, आप यहीं पे घूम गए। रीऑर्डर लेवल ऑफ 1425 केजीज। अब अगर आपका रीऑर्डर लेवल 1425 है तो ये तो सब जगह लिख लो ना, रीऑर्डर तो यही लेना है, 1425 1425 1425 रीऑर्डर लेवल तो ये हो गया ना। अब आओ इधर, अगर डिमांड आती है ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 की और आपका रीऑर्डर लेवल होता है 1425, तो कोई स्टॉक आउट नहीं होना। आपके पास आपने 1400 पर आपने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया था। अभी आपके पास ये रीऑर्डर लेवल है, आपके पास 1425 किलो पड़े थे, आपने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और 2 हफ्ते के अंदर आपके सिर्फ 1000 यूनिट्स यूज हुए।
तो इसका मतलब आपके पास 425 अभी भी पड़े, आप स्टॉक आउट नहीं होंगे। इस सूरत में अगर 1000 केजीज की डिमांड बने 2 हफ्ते में तो आपका स्टॉक आउट नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए चलो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, वैसे ही कितने परसेंट है इसके चांसेस के 1000 की डिमांड आएगी, 35%। लेकिन चूंकि स्टॉक आउट होना ही नहीं है तो फिर ये यूनिट्स भी ना आए। और अगर ड्यूरिंग 2 वीक्स ऑफ लीड टाइम आपको 1500 केजीज की यूजेज कर आपकी आ जाती है, तो आपने तो रीऑर्डर किया था 1425 पर। अगर इस 2 हफ्ते में जब रीऑर्डर के बाद यूनिट्स नए आने थे उस दौरान आपके 1500 केजी यूज हो गए, तो आप स्टॉक आउट हो जाएंगे 75 यूनिट्स के साथ। लेकिन कितने चांसेस हैं कि 1500 की डिमांड आएगी? ये चांस उसने यहां पे बताया हुआ है कि 45% है इसका। तो कल जरा तेजी में हुआ था, आज जरा स्लो स्लो कर रहा हूं, इसीलिए ये सवाल दोबारा करा रहा हूं, वरना ये सवाल तो बनता ही नहीं था। तो बिल्कुल सेम सवाल है, बनता नहीं था, लेकिन जरा थोड़ा सा हाथ सीधा कर रहा हूं आपका अपना भी जी। अच्छा जी बेटा, ये कितना आ गया? 34 यूनिट्स। अच्छा, आपने 1425 पर कड़िंग लगाया हुआ था, जैसे ही 1425 केजीज आपके स्टॉक में बचे, कड़िंग हुआ, आपने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब 2 हफ्ते लगने हैं ऑर्डर के रिसीव होने में, ऑर्डर की क्वांटिटी 3000 रिसीव होगी, उससे हट जाओ, उससे हट जाओ। 1425 पर कड़िंग हुआ, आपने फोन किया भाई 3000 नए केजीज भेज दो, लेकिन उसको आने में कितना टाइम लगना है? अब वो 2 हफ्ते के दौरान अगर आपकी डिमांड आ गई 2000 यूनिट्स, जिसके केजीज जिसके के चांसेस 20% हैं, तो भाईजान फिर तो अखीर ही हो जाना है। 2000 की डिमांड आ गई तो 1425 आपके, जब 1425 पड़े थे आपने नया ऑर्डर प्लेस किया, 2 हफ्ते में यूज 2000 होने हैं, तो आप तो फिर स्टॉक आउट हुए के हुए 2 हफ्ते में, ठीक है। तो कितने से स्टॉक आउट होंगे? लेकिन इसके चांसेस के ये वाला डिमांड वाला लेवल बनेगा, ये कितने? 20%, तो फिर 115। तो टोटल जो आपके एवरेज स्टॉक आउट कितने बन गए? 149, ठीक है जी। तो 149 यूनिट से आप स्टॉक आउट हो सकते हैं ऑन एवरेज, अगर आप 1425 केजीज का रीऑर्डर लेवल कड़िंग रखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि डिमांड 1425 से ज्यादा भी हो सकती है, 1500 भी आ सकती है, 1600 भी आ सकती है, 2000 भी आ सकती है, तो आप स्टॉक आउट होने का डर तो है। अगर आपने रीऑर्डर लेवल, ये सोचो ना, वैसे 1425 का रीऑर्डर लेवल रखोगे और आपकी डिमांड में वेरिएंस है, वो डिमांड 1425 से ऊपर भी नजर आ रही है, तो स्टॉक आउट होने के चांसेस तो हैं, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? कल से बेहतर हो रहा है आज, ये इसलिए मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, वैसे बनता कोई नहीं था, आप लोगों को चाहिए था, कहते नहीं सर नहीं करना। तो 149 इंटू 11.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 16986। बड़ी मेहरबानी। बस जी 1000 में चल रहा है ये काम कि बस आया ही इतना है? लो जी, यही टोटल है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक तो हम रखते ही नहीं है, 1425 से यूज होना था और वही रीऑर्डर लेवल रखा होगा, ठीक है। और अगर हम 1600 केजीज रीऑर्डर लेवल सेट कर रहे हैं और 1425 हमारी एक्सपेक्टेड यूजेज है, एवरेज यूजेज एक्सपेक्टेड यूजेज है, तो इसका मतलब हम कोई 175 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रख रहे हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा मंगवा रहे हैं ना, ठीक है। तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट तो हमने निकाल ली, 4375 हमें पड़ती है, लेकिन स्टिल यहाँ भी स्टॉक आउट हो सकते हैं, क्योंकि 1600 से ऊपर भी डिमांड नज़र आ रही है आपको। वो 2000 अगर आ गया तो फिर यही वाली वर्किंग दोबारा कर लेते हैं हम। रीऑर्डर लेवल ऑफ अगर आप रखें 1600 पूरा। अच्छा, अब एक काम किया करो ना, आप ज़रा बड़े हो गए हो, ये जीरो वाला क्यों लेते होते हो? पर्चे में छोड़ देना, ज़रा प्रैक्टिस हो गई है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पे आपने रीऑर्डर लेवल रखा है 1400, और अगर कोई डिमांड 1400 से कम है तो उसको लो ही ना इसमें, क्योंकि अगर 1400 से कम डिमांड आनी है तो आप स्टॉक आउट हो सकते हैं। तो टाइम बचाओ अपने लिए, अपने आने वाली कौम के लिए, जल्दी जल्दी पास करो पर्चा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना चाहिए था। चलो अभी इस सवाल में भी लिख लेता हूँ, अगले से छोड़ देंगे, या अभी से ट्राई करें, अभी से कर लें, अभी से कर लें। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रही है। वैसे असूली तौर पे ना मुझे इसके अंदर सिर्फ लेना चाहिए 2000 वाला। मैं यहाँ लिखूँ 2000 केजीज की डिमांड आए, 1600, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लिखूँ 1000 की डिमांड आए, 1600 मेरा रीऑर्डर लेवल है, कोई स्टॉक आउट नहीं। 1500 की डिमांड आए, 1600 मेरा रीऑर्डर लेवल है, तब भी कोई स्टॉक आउट नहीं। तो स्टॉक आउट कहाँ पे होना है? जब इससे 1600 से ऊपर जाना है। तो तीनों नहीं लिखने चाहिए, सिर्फ एक लिखना चाहिए, टाइम बचेगा। लेकिन फिलहाल मैं तीनों लिख रहा हूँ, ठीक है। जरा प्रैक्टिस है, अभी तो हाथ सीधा हुआ है, अभी तो शक्लें कुछ बेहतर हुई हैं, तो मैं अब जरा
नो, एक दफा और कर लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो रीऑर्डर लेवल क्या है 1600, ये तो रीऑर्डर लेवल तो सेम रहना है। अब अगर आपने 1600 पर कड़िंग रखी हुई थी, कड़िंग हुई, आपने फोन किया भाई नए यूनिट्स भेज दो, 3000 यूनिट्स आएंगे, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, पता नहीं हजरत क्या ढूंढ रहे, 3000 केजीज आएंगे नए, कड़िंग हुई, कहां पर 1600 केजीज रहते थे, भाई इधर ले आओ ना, और भाई इधर ले आओ, इधर, अच्छा इधर ही है, 1600 केजी रहते थे, कड़िंग हुई, हमने कहा भाई नए यूनिट्स भेज दो, आने में 2 हफ्ते लगने हैं। अगर उन 2 हफ्तों के दौरान यूजेज हुआ 1000 केजी, डिमांड अगर आई 1000 केजीज की, तो हम स्टॉक आउट नहीं होंगे। तो इसलिए इस 35% का कुछ नहीं करना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये लिखा ही ना करो, पक्का तो कर लेना जरा इस बात को, पर्चे में फिर ना लिखना विषय। कड़िंग 1600 पे हुई, कड़िंग भाई नए यूनिट्स भेजना, 2 हफ्ते लगेंगे, अच्छा भेज दो 2 हफ्ते के दौरान 1500 केजीज यूज हुए। तो अगर 1500 की डिमांड आई और हमने 1600 पड़े थे तो नया ऑर्डर प्लेस किया था, तो इसका मतलब हम इस सूरत में भी स्टॉक आउट नहीं होंगे। इसके चांसेस 45% है, लेकिन होना ही नहीं है हमने। और अगर 1600 पे हमने कड़िंग रखी थी, कड़िंग हुई, भाई नए यूनिट्स भेजना 3000, हाँ जी 2 हफ्ते लगेंगे, उन 2 हफ्तों में यूज कितने हो गए 2000। ओए अगर ये हो गया ना तो फिर स्टॉक आउट हो जाएंगे आप 400 से, लेकिन इसके चांसेस कितनी यूजेज होगी, कितने हैं, तो इसका मतलब 80 यूनिट से स्टॉक आउट होंगे आप, ठीक है जी। यहां पे आपने आकर लिखा 80 इंटू 11.10 9 दिस प्लस दिस 13495। तो सजेशन क्या है जी, एडवाइस क्या है जी, क्या जी, रीऑर्डर लेवल ऑफ 1600 kgs एंड सेफ्टी स्टॉक ऑफ 175 kgs इज एडवाइजेबल एज टोटल कॉस्ट्स आर मिनिमम ऑन दिस लेवल। जल्दी लिखो, बल्कि उसने क्या लिखा था, विच इज फाइनेंशियली, हाँ ये फाइनेंशियली बेनिफिशियल की लफ्ज भी लिखो, यूं लिखो, रीऑर्डर लेवल ऑफ 1600 kgs एंड सेफ्टी स्टॉक ऑफ 175 kgs इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर एनएल, इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर एनएल। वो सवाल से उठाया ना, जरा अच्छा लगता है। रीऑर्डर लेवल ऑफ 1600 kgs and a safety stock of 175 kgs is financially beneficial for NL। ये वो अल्फाज यूज कर लिए ना जो उसने सवाल में कहे थे, ठीक है। इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर NL because at this level total costs are minimum। ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे आपसे कोई ऐसी गलती हुई थी कि ये बेटर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इस डिसीजन का 1 नंबर है, तो ये फिर भी आप लिखोगे ना, आप क्यों लिखोगे रीऑर्डर लेवल, गलती में आपने ये कर दिया, रीऑर्डर लेवल ऑफ 1425 kgs एंड जीरो सेफ्टी स्टॉक इज एडवाइजेबल बिकॉज इट इज बिकॉज एट दिस लेवल टोटल कॉस्ट आर मिनिमम। तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने डिसीजन इनको देख कर सही लिया है। आपको इतना कॉन्सेप्ट था कि ये कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम होंगी वो बेहतर होगा, ये कॉस्ट आपने निकाली। तो इसलिए फॉर्मेट होता है कि उस पर चढ़ते जाओ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सही भी मिलेंगी। ये तो आमतौर पर बच्चे निकाल ही लेते हैं, तो ये फिगर तो सही आई होंगी, ये भी, ये गलत हो गया होगा, ये सही लिखा, ये सही लिखा, इसके नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट का ज़रा ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको सारा सवाल ना भी आपका सही हो तो कुछ ना कुछ नंबर आपके पासिंग मार्क्स से भी मिल जाते हैं मुश्किल सवाल में, ठीक है। हाँ कुछ बेहतर हुए हो, चलो फिर आओ, तुम्हारी बेहतरी सारी खराब। बल्कि यूं करो, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, लेकिन 24वां कर लेते हैं। बल्कि एक बात है, रॉयल इसलिए कर लेते हैं कि उसमें ना वो मिलता जुलता काम है, बस थोड़ा डेटा डिफरेंट है, लेकिन काम चूंकि मिलता जुलता है, यानी कि फॉर्मेट यही सेम रहना है। तो मैं वो सवाल भी नहीं मिटाना चाहूँगा। आप लोगों को अगर तकलीफ हो इससे, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उस तकलीफ का।
चलो जी, मैंने जगह जुगह बना लीजिए। आओ फिर अब बैठ के करें सवाल। एक सवाल का वो तरीका है जो मैं आपकी क्लास में करूंगा। असल में ना मुसीबत मारे ने क्या किया, 2 मटेरियल कहे कि हम यूज़ करते हैं, और उससे बड़ी मुसीबत ये डाल दी कि दोनों यूनिट की परचेज प्राइस डिफरेंट है, और उससे बड़ी मुसीबत ये डाल दी कि स्टॉक आउट कॉस्ट को उसने उसी परचेज प्राइस से जोड़ा कि हमें महंगा खरीदना पड़ता है, और सबसे बड़ी मुसीबत ये डाल दी कि 1 यूनिट पर 2 किलो एक मटेरियल के लगते हैं और 3 दूसरे के। तो इसलिए मैं दोनों मटेरियल्स को अलग अलग कराऊंगा। आप कहोगे इतनी ज़्यादा वर्किंग सिर्फ 8 नंबर के लिए? भाई उसके बाद फिर आपको एक्सेल में सॉल्व करके लाए हूँ आपके लिए, इकट्ठे वाला भी, वो भी देख लेना अगर कोई इकट्ठा करना चाहे तो। ठीक है, चलें शुरू करें सवाल। अच्छा जी, ओके 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 ओके, पहले सवाल पढ़ो। सवाल आप पढ़ो, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ सवाल पढ़ने के लिए। हमारी कितनी देर हो गई है अभी? आधा हो गया लेक्चर तकरीबन। कर ले पार्ट 2 शुरू। चलें आप पार्ट 2 शुरू करें, आप पढ़ें।